आधी रात को कब्रिस्तान में केवल दो तरह के लोग जाते हैं, या तो मुर्दे या वो जो जल्द ही मुर्दा बनने वाले हैं। आर्यन इन दोनों में से कोई नहीं था, या कम से कम वो ऐसा ही सोचता था। शहर की आखिरी पीली बत्ती को पीछे छोड़े हुए आर्यन की मोटरसाइकिल ठंडी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जिसमें बारिश की महक के साथ साथ गीली मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की गंध भी घुली हुई थी। यह वो गंध थी जो शहर की हदों के बाहर ही महसूस होती है, जहां इंसान की बस्तियां खत्म होती हैं और किसी और चीज का इलाका शुरू होता है। उसके दोस्त समीर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। हिम्मत है तो उस पुराने कब्रिस्तान में रात गुजार कर दिखा। कहते हैं वहां जो भी गया, सुबह उसकी सिर्फ मोटरसाइकिल मिली, वो खुद नहीं। आर्यन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। भूत, प्रेत, आत्माएं, ये सब उसके लिए मनगढ़ंत कहानियां थीं, जो कमजोर दिलों को डराने के लिए बनाई गई थीं। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, एक हाथ से मोटरसाइकिल संभालते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की। तो दोस्तों, जैसा कि तुम सब देख सकते हो, मैं जा रहा हूं उसी खौफनाक कब्रिस्तान की ओर। समीर, तू अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि कल सुबह मैं इसी फोन पर तुझे अपनी जीत का वीडियो भेजूंगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, सड़क और भी संकरी और खराब होती गई। डामर की सड़क कब कंकड़ और मिट्टी के रास्ते में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। दोनों तरफ घने पुराने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सड़क के ऊपर एक दूसरे से मिलकर एक अंधेरी सुरंग बना रही थीं। चांदनी रात होने के बावजूद यहां घना अंधेरा था। उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट उस अंधेरे को बड़ी मुश्किल से चीर पा रही थी, और सड़क पर नाचती परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ साथ चल रही हो। अचानक मोटरसाइकिल एक झटके के साथ बंद हो गई। 1, 2, 3 बार कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ एक गहरा कान फाड़ देने वाला सन्नाटा पसर गया। अब तक इंजन की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को दबाए हुए थी, लेकिन अब वो खामोशी किसी भारी चादर की तरह उस पर आ गिरी थी। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई, जो धीरे धीरे हवा में घुलकर खत्म हो गई। आर्यन ने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी में उसे आगे एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर एक टूटे हुए पत्थर पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे पढ़ना नामुमकिन था। यही वो जगह थी, खामोश कब्रिस्तान। गेट को खोलने के लिए कोई जंजीर या ताला नहीं था, बस उसे हल्के से धक्का देना था। जैसे ही उसने गेट को छुआ, लोहे की ठंडी सिहरन उसकी नसों में दौड़ गई। गेट एक कर्कश, दर्द भरी चीख के साथ खुला, जैसे कोई सदियों की नींद से जागा हो। उस आवाज से पास की झाड़ियों में सो रहे कुछ पंछी फड़फड़ाकर उड़ गए। अंदर का नजारा और भी भयानक था। कब्रिस्तान किसी भूले बिसरे बाग जैसा लग रहा था, जहां मौत के फूल खिलते थे। बेतरतीब ढंग से बनी कब्रें, जिन पर उगे काई और जंगली पौधों ने उनके नामो निशान मिटा दिए थे। कुछ कब्रों के पत्थर टूटकर जमीन पर गिरे थे, जैसे किसी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की हो। हवा पहले से ज्यादा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खुली जगह पर नहीं, बल्कि किसी बंद, गहरी और ठंडी तहखाने में आ गया हो, जहां हवा में सिर्फ उदासी और मायूसी तैर रही थी। उसने अपना फोन फिर से उठाया और रिकॉर्डिंग जारी रखी। ठीक है, तो मैं अंदर आ चुका हूं। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहां टूटी हुई कब्रों और जंगली घास के सिवा कुछ नहीं है। कोई भूत वूत नहीं, समीर। उसकी अपनी आवाज में एक अनचाहा कंपन था, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे कब्रों के बीच बने कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। हर आवाज पर वो चौंक कर पीछे देखता, लेकिन वहां अंधेरे और परछाइयों के सिवा कुछ नहीं था। परछाइयां वो अजीब थीं। पेड़ों की परछाइयां हवा न चलने पर भी हिल रही थीं, जैसे वो जिंदा हों। कब्रों के पत्थरों की परछाइयां लंबी होकर एक दूसरे से मिल रही थीं, जैसे वो एक दूसरे से कोई राज की बात कर रही हों। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं, बल्कि कई लोग। हजारों आंखें उसे अंधेरे में घूर रही थीं। यह एहसास इतना गहरा था कि उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए।
उसने तेजी से चारों तरफ फोन की रोशनी घुमाई। रोशनी जहां भी पड़ती वहां सिर्फ पुरानी कब्रें और सूखे पेड़ ही नजर आते। लेकिन जैसे ही रोशनी हटती उसे लगता कि अंधेरे में कुछ हिला है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी फुसफुसाने जैसी आवाज। वो समझ नहीं पाया कि आवाज किस दिशा से आ रही है। ऐसा लगा जैसे हवा खुद उससे कुछ कह रही हो। उसने अपने कान उस आवाज पर लगाए। वो किसी के रोने की आवाज थी, किसी बच्चे के सिसकने की। यहां कौन है? उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस वो सिसकियां और गहरी होती गईं। अब डर उस पर हावी होने लगा था। उसका दिमाग कह रहा था कि यह सब उसका वहम है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो वापस गेट की तरफ मुड़ा। उसने फैसला कर लिया था कि यह शर्त यहीं खत्म होती है। वो और एक पल भी यहां नहीं रुक सकता। जैसे ही वो पलटा, उसके ठीक पीछे लगभग 10 कदम की दूरी पर एक कब्र पर कोई बैठा था। आर्यन की सांसें हलक में अटक गईं। उसके हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। फोन की रोशनी उस पर पड़ी। वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र 7 या 8 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसने एक पुरानी सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो मिट्टी में गंदी हो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था। वो उसी कब्र पर बैठी अपने पैरों को धीरे धीरे हिला रही थी और सिसक रही थी। एक बच्ची इस वक्त इस कब्रिस्तान में अकेली। ये बात किसी भी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा डरावनी थी। आर्यन के पैर जमीन में जम गए थे। वो न तो आगे बढ़ पा रहा था न पीछे। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। ये कौन है? यहां क्या कर रही है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? डर के साथ साथ उसके मन में एक अजीब सी दया भी जागी। ए लड़की, उसने हिम्मत करके कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? बच्ची ने सिसकना बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। फोन की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। वो आंखें किसी बच्ची की नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई और खालीपन था, जैसे वो सदियों से इसी अंधेरे को देख रही हों। मैं खेल रही हूं। उसकी आवाज किसी मीठे जहर की तरह थी, बहुत ही पतली और धीमी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो आर्यन के खून को जमा देने के लिए काफी था। खेल रही हो इस वक्त यहां? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे घर वाले कहां हैं? तुम्हें घर जाना चाहिए। बच्ची अपनी जगह से उठी। वो बहुत धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। मेरा घर यहीं है, उसने कहा और उस कब्र की तरफ इशारा किया जिस पर वो बैठी थी। आर्यन की नजर उस कब्र के पत्थर पर गई। वो एक छोटी संगमरमर की कब्र थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन चांद की हल्की सी रोशनी जो पेड़ों से छन कर आ रही थी, उसमें नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस पर लिखा था, आन्या 1985 1922। एक बर्फीली लहर आर्यन की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये बच्ची तो 30 साल पहले मर चुकी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि समीर की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर पत्थर का हो गया था। बच्ची अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा चादर की तरह सफेद थी और उसके होंठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। आप मेरे साथ खेलेंगे? उसने अपना छोटा सा ठंडा हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। आर्यन एक झटके से पीछे हटा और पूरी ताकत से गेट की तरफ भागा। उसे अपनी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकल रही। वो कब्रों से टकराता, गिरता, उठता और फिर भागता। उसे पीछे से उस बच्ची के हंसने की आवाज आ रही थी। वो हंसी किसी बच्ची की मासूम हंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो किसी की रूह को कंपा दे। वो भागता रहा। उसे लग रहा था कि गेट अब बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन कब्रिस्तान जैसे बड़ा होता जा रहा था। रास्ते लंबे हो रहे थे। कब्रों की कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक ही जगह पर भाग रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसके हाथ से फोन छिटक कर दूर जा गिरा। उसकी टॉर्च अब भी जल रही थी और उसकी रोशनी अंधेरे में एक अजीब से कोण पर नाच रही थी। जब उसने सर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो उसी कब्र के सामने पड़ा था,
आन्या की कब्र के सामने। वो भागा, लेकिन कहीं पहुंचा नहीं। वो वापस वहीं आ गया था जहां से शुरू हुआ था। मैंने कहा था ना, वही मीठी जहरीली आवाज उसके कान के ठीक पीछे से आई। मेरा घर यहीं है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। वो बच्ची उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कब्रों के अंधेरे से एक एक करके कई और परछाइयां निकल रही थीं। कुछ लंबी, कुछ छोटी, कुछ झुकी हुई, कुछ टूटी फूटी। वो सब कब्रिस्तान के पुराने बाशिंदे थे, जिन्हें इस नए मेहमान के आने से जगह दिया गया था। उन सब की खाली आंखें आर्यन को ही घूर रही थीं। बच्ची मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, और अब से उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा घर भी यहीं है। दूर पड़ा फोन अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर बस अंधेरी रात, हिलते हुए पेड़ और एक दूर की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। और फिर एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख रिकॉर्ड हुई, जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। कब्रिस्तान फिर से खामोश हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब समीर और उसके दोस्त उस जगह पहुंचे, तो उन्हें कब्रिस्तान के गेट के बाहर आर्यन की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। चाबी उसी में लगी हुई थी। वो लोग आर्यन को आवाज देते हुए अंदर गए, लेकिन उन्हें टूटी हुई कब्रों और जंगली घास के सिवा कुछ नहीं मिला। बस एक चीज थी जो अलग थी। आन्या की कब्र के पास आर्यन का फोन पड़ा हुआ था। उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। समीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसे एक बहुत बुरा एहसास हो रहा था। वो लोग पुलिस को खबर देने के लिए वापस शहर की ओर चल पड़े। उस रात समीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने आर्यन के फोन को चार्जर पर लगाया। जैसे ही फोन ऑन हुआ, स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खुली, जो आधी रात को रिकॉर्ड की गई थी। समीर की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसे जानना था कि उस रात आर्यन के साथ क्या हुआ था। उसने प्ले का बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। पहले तो सिर्फ आर्यन का चेहरा और उसकी बहादुरी भरी बातें थीं। फिर मोटरसाइकिल का सफर, अंधेरी सड़क और कब्रिस्तान का गेट। समीर ने देखा कि कैसे आर्यन का आत्मविश्वास धीरे धीरे डर में बदल रहा था। उसने उस बच्ची को देखा, उसकी डरावनी आवाज सुनी और कब्र पर उसका नाम पढ़ा। समीर का खून जम गया। वीडियो का आखिरी हिस्सा सिर्फ हिलती हुई तस्वीरों और अंधेरे से भरा था। भागने की आवाजें, हांफना और फिर आर्यन की वो आखिरी चीख। समीर ने डर के मारे वीडियो बंद करना चाहा, लेकिन तभी उसने कुछ देखा। वीडियो के आखिरी सेकंड में, जब फोन जमीन पर गिरा हुआ था और कैमरा आसमान की तरफ था, एक चेहरा स्क्रीन पर आया। वो चेहरा उस बच्ची आन्या का था। वो कैमरे के ऊपर झुकी हुई थी और उसकी आंखें सीधे समीर को देख रही थीं। और फिर फोन के स्पीकर से एक धीमी, फुसफुसाने वाली आवाज आई, जो सिर्फ समीर को सुनाई दी। अब तुम्हारी बारी है। समीर का हाथ कांप रहा था। फोन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी स्क्रीन अंधेरी हो गई, लेकिन वो आवाज कमरे की खामोशी में अब भी गूंज रही थी। अब तुम्हारी बारी है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, जैसे वो बच्ची यहीं कहीं इसी कमरे के किसी अंधेरे कोने में खड़ी हो। उसने तेजी से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कमरा खाली था। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर एक पीला सा चौकोर बना रही थी और उस रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ भी सामान्य महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर चोट कर रही थी। उसने जमीन पर पड़े फोन को ऐसे देखा जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। आर्यन का फोन, वो सबूत जो उसके दोस्त के आखिरी पलों को कैद किए हुए था, अब खुद एक खतरे का सामान बन चुका था। इस फोन के जरिए वो चीज, वो बच्ची अब उसकी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। उसने हिम्मत करके फोन उठाया। उसकी उंगलियां ठंडे पसीने से भीग चुकी थीं। उसने वीडियो को फिर से चलाने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधा फोन को स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पूरी तरह से काली हुई, उसे एक पल की राहत महसूस हुई, जैसे उसने किसी डरावने जानवर को पिंजरे में बंद कर दिया हो। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। क्या एक मशीन को बंद कर देने से वो चीज भी बंद हो जाएगी जो किसी मशीन या दुनिया के नियमों की पाबंद नहीं है? उस रात समीर सो नहीं पाया। उसने कमरे की सारी बत्तियां जला दी, लेकिन अंधेरा उसके दिमाग के अंदर था।
जब भी वो आंखें बंद करता, उसे आन्या का सफेद भावहीन चेहरा दिखाई देता। उसकी वो बड़ी खाली आंखें जिनमें कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक अंतहीन इंतजार था। और उसकी वो मुस्कान किसी मासूम बच्ची की नहीं थी, बल्कि किसी शिकारी की थी जिसे अपना नया शिकार मिल गया हो। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल उछल पड़ता। खिड़की पर हवा से टकराती पेड़ की टहनी की आवाज उसे ऐसे लगती जैसे कोई उसके कांटेदार नाखूनों से शीशा खुरच रहा हो। पानी के पाइप से आती गड़गड़ाहट उसे किसी के रोने जैसी लगती। वो अपने ही घर में एक कैदी बन गया था, अपने ही डर का कैदी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने आर्यन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसने पुलिस को सब कुछ बताया, शर्त के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में और मोटरसाइकिल के मिलने के बारे में। लेकिन उसने फोन और उस वीडियो का जिक्र नहीं किया। वो कैसे करता? वो पुलिस को क्या कहता कि उसके दोस्त को एक भूत ने मार दिया है और अब वो भूत एक वीडियो के जरिए उसे धमका रहा है। वे उसे पागल समझते। शायद उसे ही आर्यन के गायब होने का जिम्मेदार मानकर हवालात में बंद कर देते। दिन गुजरते गए। पुलिस की जांच में कुछ नहीं निकला। कब्रिस्तान की छानबीन की गई, लेकिन आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे सबने मान लिया कि शायद आर्यन किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया या फिर वो शहर छोड़कर कहीं चला गया। लेकिन समीर जानता था, वो सच जानता था, और यह सच उसे हर पल एक बोझ की तरह खाए जा रहा था। उसने आर्यन के फोन को अपनी अलमारी के सबसे पिछले कोने में पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा दिया था। वो उसे देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे फेंक भी नहीं सकता था। वो उसके दोस्त की आखिरी निशानी थी, और कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में एक बेवकूफी भरी उम्मीद थी कि शायद आर्यन वापस आ जाए। एक हफ्ते बाद जब चीजें थोड़ी शांत होने लगी थीं, समीर ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद वो सब उसके दिमाग का वहम था। शायद डर और सदमे की वजह से उसे वो आवाज सुनाई दी थी। वीडियो में जो चेहरा दिखा था वो शायद रोशनी और परछाई का कोई खेल हो। हाँ, यही हुआ होगा। उसने खुद को तसल्ली दी। उसी रात वो सोने की कोशिश कर रहा था। आधी रात का वक्त था। अचानक उसके फोन पर एक घंटी बजी। उसने नींद में ही फोन उठाया। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर उसकी नींद उड़ गई। आर्यन। उसकी सांसें रुक गईं। यह नामुमकिन था। आर्यन का फोन तो उसकी अलमारी में बंद था, वो भी स्विच ऑफ। तो फिर यह कॉल कहां से आ रहा था? उसके हाथ कांपने लगे। क्या उसे फोन उठाना चाहिए? क्या यह कोई भद्दा मजाक है, या फिर यह वही है जिसका उसे डर था? हिम्मत करके उसने कांपते हुए हाथ से हरे बटन को स्क्रीन पर खिसकाया और फोन कान से लगाया। हेलो? उसकी आवाज एक सूखी हुई फुसफुसाहट जैसी निकली। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हवा में सांस ले रहा हो। कौन है? आर्यन, क्या तुम हो? समीर की आवाज में एक बेताब उम्मीद थी। खामोशी, और फिर एक धीमी सिसकने की आवाज, एक बच्ची के रोने की आवाज, वही आवाज जो उसने आर्यन के फोन के वीडियो में सुनी थी। समीर के हाथ से फोन छूटने ही वाला था। वो कॉल काटना चाहता था, लेकिन उसका हाथ जैसे जम गया था। सिसकियां अचानक बंद हो गईं, और फिर वही मीठी जहरीली आवाज आई। वो अब खेल नहीं सकता, बच्ची ने कहा। वो थक गया है। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? समीर डर के मारे चिल्लाया। एक पल की खामोशी के बाद बच्ची जोर से हंसी। वो हंसी इतनी भयानक और ठंडी थी कि समीर को लगा जैसे किसी ने उसकी नसों में बर्फीला पानी भर दिया हो। मुझे एक नया दोस्त चाहिए, हंसी के बीच से आवाज आई। एक ऐसा दोस्त जो मेरे साथ हमेशा खेले। लाइन कट गई। समीर बिस्तर पर जड़वत बैठा रहा। फोन अब भी उसके कान से लगा हुआ था। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। यह उसका वहम नहीं था, यह सच था। वो चीज असली थी और वो अब उसके पीछे थी। अगले दिन वो अपने सबसे करीबी दोस्त रोहन के पास गया। रोहन थोड़ा प्रैक्टिकल और तर्क में विश्वास करने वाला इंसान था। समीर ने उसे सब कुछ बता दिया, शर्त से लेकर वीडियो और उस रात की फोन कॉल तक। रोहन ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन वो समीर के लिए थे, उसकी कहानी के लिए नहीं। सुन भाई, रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
मैं समझ सकता हूं कि तू बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। आर्यन तेरा सबसे अच्छा दोस्त था। कभी कभी हमारा दिमाग दुख में ऐसी चीजें बना लेता है जो होती नहीं है। तुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। नहीं रोहन, तू समझ नहीं रहा है, वो असली है। समीर लगभग चीख पड़ा। मैं तुझे वीडियो दिखा सकता हूं। ठीक है, दिखा, रोहन ने शांति से कहा। समीर घर भागा और अलमारी से आर्यन का फोन निकाला। उसे डर लग रहा था, लेकिन रोहन को यकीन दिलाने का यही एक तरीका था। दोनों दोस्त साथ बैठे और समीर ने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। वीडियो चला। आर्यन की बातें, मोटरसाइकिल का सफर, कब्रिस्तान का गेट, सब कुछ वैसा ही था। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। अब वो बच्ची आने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीडियो में आर्यन कब्रों के बीच घूमता रहा, बातें करता रहा। फिर अचानक वो जमीन पर गिरा और एक चीख निकली, और फिर वीडियो खत्म हो गया। न कोई बच्ची थी, न उसकी आवाज, न ही वीडियो के अंत में उसका डरावना चेहरा। कुछ भी नहीं था। समीर हैरान रह गया। उसने वीडियो को बार बार पीछे करके देखा। वो हिस्सा जैसे गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। देखा, रोहन ने नरमी से कहा, तेरे दिमाग ने डर की वजह से उस कहानी को खुद बना लिया था। आर्यन शायद अंधेरे में किसी जानवर को देखकर या किसी चीज से टकराकर गिरा होगा और चीखा होगा। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है मेरे दोस्त। समीर के पास कहने को कुछ नहीं था। क्या रोहन सही कह रहा था? क्या वो सच में पागल हो रहा था? उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था। तो फिर वो सब कहां गया? उस दिन के बाद समीर और भी अकेला हो गया। अब उसे यकीन दिलाने वाला भी कोई नहीं था। उसे लगने लगा कि शायद वो सच में अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, लेकिन वो चीज उसे भूलने नहीं दे रही थी। अब अजीब घटनाएं उसके घर में होने लगी थीं। रात में उसे अपने कमरे में गीली मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की महक आती, ठीक वैसी ही जैसी कब्रिस्तान में थी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई परछाई दरवाजे के पास से तेजी से गुजर गई हो। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने किचन के फर्श पर गीली मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान देखे, जो फ्रिज तक जाकर गायब हो गए थे। उसका डर अब पागलपन की हद तक पहुंच रहा था। उसने घर से निकलना बंद कर दिया। वो हर वक्त चौकन्ना रहता। एक रात वो सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने सपने में खुद को उसी कब्रिस्तान में पाया। चारों तरफ घना कोहरा था और चांद की पीली रोशनी में कब्रें भयानक लग रही थीं। वो अकेला नहीं था, आर्यन उसके साथ था, लेकिन वो आर्यन नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा मिट्टी की तरह पीला पड़ चुका था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस खाली नजरों से समीर को देख रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? समीर ने सपने में पूछा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। समीर ने उस तरफ देखा। आन्या की कब्र के पास वो बच्ची खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। वो अब मेरे साथ खेलता है, आन्या ने कहा, लेकिन वो जल्दी थक जाता है। मुझे एक नया दोस्त चाहिए, एक मजबूत दोस्त। उसने अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। तुम मेरे दोस्त बनोगे? जैसे ही समीर पीछे हटने लगा, जमीन के नीचे से कई हाथ निकले और उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। वो हाथ ठंडे और सख्त थे, जैसे मुर्दों के हाथ हों। वो उसे जमीन के अंदर खींचने लगे। वो चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आर्यन बस वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। समीर एक झटके से नींद से जागा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। कमरा एकदम शांत था, लेकिन खिड़की के बाहर उसे किसी बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। बस अब बहुत हो चुका था। वो ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता था। या तो वो इस डर को खत्म करेगा या यह डर उसे खत्म कर देगा। उसने फैसला कर लिया। उसे वापस उस कब्रिस्तान में जाना होगा। उसे उस चीज का सामना करना होगा। उसने रोहन को फोन किया। रोहन, मुझे तेरी मदद चाहिए, प्लीज मना मत करना। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई सैनिक जंग पर जाने से पहले बात कर रहा हो। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन उसकी आवाज से चिंतित हो गया। हम आज रात उसी कब्रिस्तान में जा रहे हैं। क्या? समीर, तू पागल हो गया है? मैंने कहा था ना, ये सब तेरे दिमाग में है। वहां कुछ नहीं है। अगर वहां कुछ नहीं है तो तुझे मेरे साथ चलने में डर क्यों लग रहा है?
समीर ने सीधे सवाल किया। बस एक बार मेरे साथ चल। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि मैं पागल हूं। मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे अकेला मत छोड़। समीर की आवाज में इतनी बेबसी और दर्द था कि रोहन मना नहीं कर पाया। ठीक है, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं चलूंगा, सिर्फ तुझे यह साबित करने के लिए कि तू गलत है। उसी रात रोहन अपनी कार लेकर समीर के घर पहुंचा। समीर पहले से ही तैयार था। उसके हाथ में एक बड़ा सा टॉर्च और आर्यन का फोन था। इस फोन को क्यों ले जा रहा है? रोहन ने पूछा। इसी से सब शुरू हुआ था, समीर ने धीमी आवाज में कहा। शायद इसी से खत्म भी हो। दोनों कार में बैठकर उस सुनसान सड़क की ओर चल पड़े। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। रोहन कार चला रहा था और बार बार समीर को देख रहा था, जो चुपचाप बाहर अंधेरे को घूर रहा था। जैसे ही वो शहर से बाहर निकले, हवा वैसी ही ठंडी और नम हो गई। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ किसी दैत्य की तरह उन पर झुके हुए लग रहे थे। यहीं कहीं आर्यन की बाइक मिली थी, समीर ने कहा। रोहन ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। कुछ दूर आगे हेडलाइट की रोशनी में उन्हें वो पुराना जंग लगा गेट दिखाई दिया। खामोश कब्रिस्तान। रोहन ने कार गेट से थोड़ी दूर रोक दी। इंजन बंद होते ही चारों तरफ वही कान फाड़ देने वाला सन्नाटा पसर गया। ठीक है, रोहन ने एक गहरी सांस ली। अब क्या? समीर ने कुछ नहीं कहा। उसने आर्यन का फोन ऑन किया। जैसे ही फोन ऑन हुआ, स्क्रीन पर कोई वीडियो या मेनू नहीं आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नक्शा खुला हुआ था, जैसा कि जीपीएस में होता है, और उस नक्शे पर एक लाल बिंदु टिमटिमा रहा था। ये क्या है? रोहन ने हैरानी से पूछा। यह हमें रास्ता दिखा रहा है। समीर की आवाज कांप रही थी। वो लाल बिंदु कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच था। समीर ने कार का दरवाजा खोला। चलो। रोहन हिचकिचाया, लेकिन फिर वो भी कार से उतर गया। उसने अपनी टॉर्च निकाली। समीर ने आर्यन का फोन हाथ में पकड़ा हुआ था, जो एक अजीब सी धुंधली रोशनी दे रहा था। उन्होंने उस डरावने गेट को धक्का दिया। वही कर्कश दर्द भरी आवाज गूंजी और गेट खुल गया। अंदर का नजारा वैसा ही भयानक था। टूटी कब्रें, जंगली घास और एक मौत जैसी खामोशी। वे दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। समीर आगे आगे चल रहा था, फोन को देखकर। रोहन उसके ठीक पीछे था, अपनी टॉर्च से चारों तरफ रोशनी फेंक रहा था। मुझे यहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा समीर, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आवाज में हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करते हुए। सिर्फ एक पुराना वीरान कब्रिस्तान है। अचानक समीर रुक गया। फोन की स्क्रीन पर लाल बिंदु अब टिमटिमाना बंद हो गया था। वो एक जगह पर स्थिर था। हम पहुंच गए, समीर ने कहा। रोहन ने अपनी टॉर्च उस जगह पर डाली जहां समीर देख रहा था। रोशनी एक छोटी संगमरमर की कब्र पर पड़ी। आन्या, 1985, 1990s। जैसे ही रोहन ने वो नाम पढ़ा, उसके पीछे कार का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। एक जोरदार धम्म की आवाज, जिसने उस खामोशी को चीर दिया। दोनों चौंक कर पीछे पलटे। उनकी कार वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। कार के ठीक बगल में एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, एक बच्ची की परछाई। और फिर समीर के हाथ में पकड़े आर्यन के फोन के स्पीकर से एक आवाज आई। वही मीठी जहरीली आवाज, लेकिन इस बार वो समीर से बात नहीं कर रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, मुझे एक नया दोस्त चाहिए। आवाज रोहन के नाम को पुकार रही थी। रोहन, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रोहन की चीख उसके गले में ही जम गई। उसकी आंखें उस छोटी सी परछाई पर टिकी थीं, जो अब धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर साफ हो रही थी। वो वही बच्ची थी, आन्या। उसकी सफेद फ्रॉक हवा न होने पर भी ऐसे लहरा रही थी जैसे वो पानी के अंदर खड़ी हो। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें सीधे रोहन को देख रही थीं, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को हिप्नोटाइज कर रहा हो। रोहन, जो कुछ मिनट पहले तक हर चीज को तर्क से तौल रहा था, अब डर की जीती जागती मूरत बन गया था। उसके पैर जमीन में धंस गए थे। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग का हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। रोहन, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आवाज आर्यन के फोन से नहीं, बल्कि सीधे रोहन के दिमाग में गूंजी थी। एक मीठी फुसफुसाती हुई आवाज, जो किसी वादे की तरह लग रही थी, एक भयानक अंतहीन वादे की तरह। उसी पल
समीर हरकत में आया। उसने एक झटके में रोहन को अपने पीछे खींचा और खुद उस बच्ची के सामने आ गया। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में आर्यन का फोन, जिसे उसने किसी हथियार की तरह पकड़ रखा था। उससे दूर रहो, समीर चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और गुस्सा मिला हुआ था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। बच्ची का सिर हल्का सा एक तरफ झुका, जैसे वो समीर की इस हिमाकत पर हैरान हो। उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान लौट आई। तुम? उसने कहा, और इस बार आवाज चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कब्रिस्तान की हर कब्र, हर पेड़ बोल रहा हो। तुम तो मजेदार नहीं हो, तुम डरते हो। मुझे डरे हुए दोस्त पसंद नहीं। अचानक कब्रिस्तान की खामोशी टूट गई। चारों तरफ से धीमी, दर्द भरी आहें और फुसफुसाहटें उठने लगीं। जमीन के नीचे से सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों कीड़े सूखी पत्तियों पर रेंग रहे हों। रोहन ने अपनी टॉर्च घुमाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूर दूर की कब्रों की मिट्टी हिल रही थी। कुछ कब्रों के पत्थर चटक रहे थे। अंधेरे में पेड़ों के पीछे से और भी परछाइयां उभर रही थीं, लंबी, छोटी, झुकी हुई, लंगड़ाती हुई। पूरा कब्रिस्तान जाग रहा था। ये क्या हो रहा है? रोहन ने कांपते हुए कहा। वो अकेली नहीं है, समीर ने अपनी नजरें आन्या पर टिकाए हुए कहा। ये सब उसके दोस्त हैं और वो तुम्हें भी उनमें से एक बनाना चाहती है। आन्या धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर उगी सूखी घास काली पड़कर मुरझा रही थी। हवा और भी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। तुम्हें क्या चाहिए? समीर ने हिम्मत करके पूछा। आर्यन कहाँ है? बच्ची हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी सर्द रात में कांच टूटने जैसी थी। आर्यन? वो तो खेल रहा है, एक बहुत लंबा खेल, लुका छिपी का। उसने अपनी नन्ही उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। वो बहुत अच्छी जगह छिपा है, तुम भी छिपना चाहोगे? समीर को पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। यह चीज तर्क या भावनाओं से परे थी। उसे कुछ करना था और जल्दी करना था। उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े फोन पर गई। यही वो चीज थी जो इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ रही थी। यह एक पुल था और पुल को तबाह करने का एक ही तरीका होता है। एक आखिरी बार उसने अपने दोस्त रोहन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मौत का खौफ था। समीर ने एक गहरा सांस लिया। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज अब शांत और स्थिर थी। मैं खेलूंगा। आन्या रुक गई। उसकी खाली आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक दिखी। कब्रिस्तान में उठती हुई बाकी आवाजें भी थम गईं। सब जैसे समीर के अगले शब्द का इंतजार कर रहे थे। मैं बनूंगा तुम्हारा नया दोस्त, समीर ने आगे कहा, धीरे धीरे एक एक कदम आन्या की तरफ बढ़ाते हुए। रोहन से ज्यादा अच्छा, आर्यन से भी ज्यादा अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खेलूंगा। रोहन ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा। समीर, नहीं, ये पागलपन है। समीर ने उसका हाथ झटक दिया। चुप रहो रोहन, घर जाओ। आन्या की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे अपना नया खिलौना मिल गया था। तुम वादा करते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी उत्सुकता थी। हाँ, समीर ने कहा। वो अब आन्या से बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। उसने आर्यन का फोन ऊपर उठाया, जैसे वो कोई तस्वीर खींच रहा हो। उसने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? खेलने से पहले मुझे अपने पुराने दोस्त को अलविदा कहना होगा, समीर ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, जैसे वो आर्यन से बात कर रहा हो। सुन रहे हो आर्यन, मुझे एक नई दोस्त मिल गई है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यह एक जुआ था, एक बहुत खतरनाक जुआ। वो उस चीज को उकसा रहा था, उसके घमंड को चोट पहुंचा रहा था। आन्या का चेहरा बदल गया। उसकी मीठी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक भयानक गुस्से ने ले ली। उसकी आंखें, जो अब तक खाली थीं, अब एक लाल रोशनी से चमकने लगीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो चीखी, और उसकी आवाज अब किसी बच्ची की नहीं, बल्कि सैकड़ों आवाजों का एक भयानक शोर थी। वो मेरा दोस्त है, तुम सब मेरे दोस्त हो। अब नहीं, समीर ने कहा और फोन का कैमरा सीधे आन्या के चेहरे पर फोकस कर दिया। अब तुम इस छोटे से डिब्बे में अकेली रहोगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने आर्यन को कैद कर रखा है। बस यही सुनना था। आन्या गुस्से से पागल हो गई। वो किसी जानवर की तरह समीर पर नहीं, बल्कि उसके हाथ में पकड़े फोन पर झपटी।
वो उस पुल को तबाह करना चाहती थी, उस सबूत को मिटाना चाहती थी जिसने उसके खेल में खलल डाला था। और समीर इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आन्या फोन तक पहुंची, समीर ने अपनी पूरी ताकत से फोन को नीचे उसी संगमरमर की कब्र पर दे मारा। आन्या की कब्र पर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। फोन के कांच के हजारों टुकड़े हो गए, लेकिन उनसे कोई रोशनी नहीं निकली, बल्कि फोन की टूटी हुई स्क्रीन से एक तेज सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ और एक भयानक चीख निकली। वो चीख आन्या की थी, लेकिन उसमें हजारों और आत्माओं का दर्द और गुस्सा भी मिला हुआ था। एक तेज हवा का झोंका उठा जिसने समीर और रोहन को पीछे जमीन पर गिरा दिया। हवा अपने साथ मिट्टी, पत्ते और एक अजीब सी ठंडक लिए हुए थी। कब्रिस्तान में मौजूद सारी परछाइयां उस तूफान में ऐसे खींचने लगी जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। वो सारी परछाइयां, वो सारी आवाजें, वो सारी आहें सब उस टूटे हुए फोन के अंदर समाने लगीं। और फिर एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा। लेकिन इस बार यह वो डरावना भारी सन्नाटा नहीं था। यह एक खाली सामान्य सन्नाटा था। हवा में ठंडक की जगह अब सुबह की ताजगी थी। आसमान में पूरब की तरफ हल्की सी लाली छाने लगी थी। सूरज निकलने वाला था। समीर और रोहन जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे उठकर एक दूसरे को देखा। कब्रिस्तान अब वैसा ही लग रहा था जैसा उसे होना चाहिए, शांत, मुर्दों का आरामगाह। कोई हिलती हुई कब्रें नहीं, कोई परछाइयां नहीं। आन्या की कब्र पर आर्यन के फोन के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे, जो अब किसी साधारण टूटे हुए प्लास्टिक और कांच की तरह लग रहे थे। वे दोनों बिना एक शब्द कहे उठे और लड़खड़ाते कदमों से गेट की तरफ चल दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे कि वो खत्म हो चुकी है। कुछ हफ्ते बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन समीर और रोहन के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो घटना उनके जहन पर एक गहरे जख्म की तरह बन गई थी, जो शायद कभी नहीं भरेगा। उन्होंने आर्यन के बारे में उसके परिवार को बता दिया था कि वो शायद शहर छोड़कर चला गया है। यह एक झूठ था, लेकिन सच से ज्यादा रहमदिल झूठ। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। कुछ चीजों को अंधेरे में ही दफन रहने देना बेहतर होता है। एक शाम रोहन अपने कमरे में बैठा था। उसने एक नया फोन खरीदा था। पुराने फोन को उस घटना के बाद इस्तेमाल करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। वो अपने नए फोन के फीचर्स देख रहा था, अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की एक और कोशिश कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर, अननोन नंबर लिखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद किसी कंपनी का कॉल होगा और उसने अनमने ढंग से कॉल उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सी सरसराहट की आवाज थी। रोहन को कुछ अजीब लगा। उसे वो रात याद आ गई। उसने जल्दी से फोन काटना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो लाल बटन दबा पाता, फोन के स्पीकर से एक जानी पहचानी खिलखिलाने की आवाज आई। एक बच्ची की हंसी, और लाइन कट गई। रोहन के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो समझ गया था, उस रात उन्होंने उस पुल को तोड़ा नहीं था, उन्होंने बस उस पिंजरे को तोड़ दिया था। आर्यन का फोन उसका ठिकाना था, उसकी कब्रगाह। अब वो आजाद थी, किसी एक फोन में नहीं, बल्कि हर जगह, नेटवर्क में, हवा में तैरती सिग्नलों में। वो अब किसी कब्रिस्तान में नहीं थी, वो अब हर जगह थी, और वो अब भी अपना खेल खेलना चाहती थी।